दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखिए। वोट चोर गद्दी छोड़। This is their data. We are displaying their data. This is not our data. This is Election Commission data. It's interestingly, they haven't denied the information. लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने 2024 के जनरल इलेक्शन पर डुप्लीकेट वोटर्स, बोगस एड्रेसेस और डेटा मैनिपुलेशन जैसे सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन पर भी उन्होंने डेटा छुपाने और प्रूफ्स डिस्ट्रॉय करने का एलिगेशन लगाया है। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ 2024 का नहीं है। सवाल ये है कि जो पार्टी आज वोट चोरी के दावे कर रही है, क्या उसका अपना इतिहास 100% डेमोक्रेटिक और क्लीन रहा है? इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के उन टाइमलाइंस को अनपैक करेंगे जहां कांग्रेस के इलेक्शन डिसीजंस, पावर पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल डोमिनेंस पर उठे सवाल हिस्ट्री बुक्स और कोर्ट रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं। तो क्या वोट चोरी का रोना सच में रियल है या ये वही पुराना पॉलिटिकल फॉर्मूला है जो हार के बाद सबसे ज्यादा रिपीट होता आया है? चलिए आज नैरेटिव नहीं, रिकॉर्ड देखते हैं। वेलकम टू द रियल टाइमलाइन ऑफ इंडियन इलेक्शंस। दोस्तों, साल था 1946। एक तरफ जहां ब्रिटिश इंडिया को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे, वहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर एक इंटरनल इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था ताकि ये तय हो जाए कि आजाद इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। वैसे उस समय कांग्रेस की 15 प्रदेश कांग्रेस कमिटीज थी। इनमें से 12 कमिटीज ने ऑफिशियली और रिटन फॉर्म में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नॉमिनेट किया, यानी पार्टी के अंदर 80% से भी ज्यादा सपोर्ट पटेल जी के पास था। इंटरनल प्रोसेस में पटेल जी को 12 वोट्स मिले और 3 कमिटीज ने किसी को नॉमिनेट नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी का नाम एक भी कमेटी ने प्रपोज नहीं किया। लेकिन महात्मा गांधी जी चाहते थे जवाहरलाल नेहरू जी पीएम बने। उन्होंने अपनी इच्छा कांग्रेस के मेंबर्स के सामने रखी और उस समय गांधी जी की बात कांग्रेस पार्टी में फाइनल डिसीजन जैसा इफेक्ट रखती थी। इसलिए धीरे धीरे कमिटीज के मेंबर्स ने गांधी जी के प्रेशर और इन्फ्लुएंस की वजह से अपने नॉमिनेशंस वापस ले लिए या कुछ ने चेंज ही कर दिया और आखिर में जवाहरलाल नेहरू बिना कमिटी मेजॉरिटी नॉमिनेशन के गांधी की सपोर्ट की वजह से 15 अगस्त 1947 को इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक शुरुआत थी जहां हाई कमांड इन्फ्लुएंस ने इंटरनल डेमोक्रेसी की आवाज को साइलेंट कर दिया और यही पैटर्न आगे भी कई हिस्टोरिकल क्रॉस रोड्स पर दिखाई दिया। दोस्तों, जो कांग्रेस चिल्ला कर बोलती है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, उसी कांग्रेस के एरा में पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी पर कई सीरियस सवाल उठ चुके हैं। पार्टी के अंदर क्लियर मेजॉरिटी पटेल जी के साथ थी, मगर मेजॉरिटी की आवाज से ज्यादा वेट महात्मा गांधी जी के इन्फ्लुएंस को दिया गया और डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन प्रोसेस को साइडलाइन कर डिसीजन चेंज कर दिया गया। और ये पैटर्न सिर्फ पार्टी के अंदर ही नहीं बल्कि नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में भी दिखाई दिया और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 1971 के बाद देखने को मिलता है। 1971 में लोकसभा इलेक्शन हुआ और कांग्रेस ने 352 सीट्स जीतकर ह्यूज मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाई और इंदिरा गांधी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी। लेकिन 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का रायबरेली से जीता गया इलेक्शन कैंसिल कर दिया। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की 258 पेज के जजमेंट में ये बात क्लियरली रिकॉर्ड थी कि इंदिरा गांधी ने स्टेट मशीनरी का मिसयूज किया। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसर से इलेक्शन कैंपेन करवाया और गवर्नमेंट सर्वेंट्स को इलेक्शन एजेंट बनाया। इवन उन्होंने सरकारी गाड़ियों और पब्लिक रिसोर्सेज का भी गलत यूज किया और लीगल स्पेंडिंग लिमिट से बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया। कोर्ट ने उन्हें गिल्टी डिक्लेयर किया और 6 साल तक इलेक्शन लड़ने पर बैन लगा दिया। दोस्तों, डेमोक्रेसी में कोर्ट का डिसीजन ही फाइनल होता है, लेकिन उसे एक्सेप्ट करने की जगह कोर्ट के डिसीजन के सिर्फ 13 दिन बाद 25 जून 1975 की रात को इंदिरा गांधी ने इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। इमरजेंसी के समय प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया गया, ऑपोजिशन लीडर को बिना ट्रायल जेल भेज दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए। ये इमरजेंसी 21 महीने तक चली और इस दौरान डेमोक्रेसी का सिस्टम पूरी तरह रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। प्रेस फ्रीडम ऑलमोस्ट खत्म हो गई और गवर्नमेंट की पावर अनचेक्ड हो गई। दोस्तों, आज जब कांग्रेस ये नैरेटिव बिल्ड करती है
की डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, तब हिस्ट्री हमें याद दिलाती है कि इंडिया की डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा क्लैंप डाउन भी कांग्रेस के ही रूल में आया था। दोस्तों, अब 1980s के टाइम की बात करते हैं। इस एरा में कुछ स्टेट्स जैसे बिहार और यूपी में बूथ कैप्चरिंग की रिपोर्ट्स मीडिया में काफी ज्यादा आती थी। अब आप में से जिन्हें बूथ कैप्चरिंग के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं, दरअसल उस समय वोटिंग वाले दिन कुछ लोकल ग्रुप्स पोलिंग बूथ्स को जबरदस्ती अपने कंट्रोल में ले लेते थे। वे बैलेट पेपर्स छीन लेते थे और बैलेट बॉक्सेस में पहले से ही फिल्ड वोट्स डाल दिए जाते थे। इस दौर में वायलेंस और फेक वोटिंग जैसे इश्यूज कॉमन प्रॉब्लम्स बन चुके थे। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए 1993 में टीएन सेशन, जो उस टाइम सीईसी थे, उन्होंने वोटर आईडी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इस सिस्टम का मेन एम फेक वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग जैसे इश्यूज को रिड्यूस करके इलेक्शन प्रोसेस को ज्यादा फेयर, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाना था। दोस्तों, 1984 का इलेक्शन इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड इलेक्शन था। इंदिरा गांधी की ट्रैजिक डेथ के बाद पूरे देश में सिंपैथी की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव चल रही थी और इस वेव का सीधा फायदा कांग्रेस को मिला। कांग्रेस ने 1984 के इलेक्शन में 543 सीट्स में से 414 सीट्स जीत ली और इन 414 सीट्स में से 404 सीट्स उन्हें फर्स्ट फेज के वोटिंग में मिली थी और बाकी 10 सीट पंजाब और असम में बाद में हुए डिलेड पोल्स में भी जीती गई थी। वैसे उस इलेक्शन में कांग्रेस का वोट शेयर 48% के आसपास था, लेकिन सीट 76% से भी ज्यादा मिल गई थी, जो कि एक बड़ी हिस्टोरिक जीत थी। दोस्तों, आज जब बीजेपी 370 प्लस सीट्स जीतने का टारगेट रखती है, तो कांग्रेस का नैरेटिव होता है कि ये नंबर लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और इसलिए सिस्टम मैनिपुलेशन या ईवीएम्स की क्रेडिबिलिटी पर डाउट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन 1984 में जब कांग्रेस ने 414 सीट्स जीती थी, तब भी तो नंबर्स उतने ही अनबिलीवेबल थे। फिर भी देश ने उसे डेमोक्रेटिक का मैंडेट माना था। लेकिन जैसे ही पॉलिटिकल टाइड बदली, नैरेटिव भी बदल गया। 1989 में राजीव गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस इलेक्शन हार गई थी। उस टाइम इंडिया में ईवीएम का यूज नहीं होता था, पूरा वोटिंग प्रोसेस बैलेट पेपर से ही होता था। कांग्रेस को सिर्फ 197 सीट्स मिली थी, जो कि 1984 के कंपैरिजन में बहुत बड़ी ड्रॉप थी। दूसरी तरफ जनता दल को 143 सीट्स मिली थी और बीजेपी उस वक्त राइज कर रही थी, लेकिन मेजॉरिटी किसी के पास नहीं थी। रिजल्ट के बाद राजीव गांधी ने ओपनली कहा था कि ये इलेक्शन एक कॉलोसल फ्रॉड था। उन्होंने बैलेट पेपर सिस्टम पर एलिगेशन लगाया था कि कांग्रेस के फेवर में बूथ्स पर प्री स्टैम्प्ड बैलेट पेपर यूज किए थे और वोटिंग के वक्त वायलेंस भी हुई थी। अमेठी, जो कि राजीव गांधी की खुद की कंस्टिट्यूएंसी थी, वहां 18% वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर हुए थे, जो नॉर्मली एक्सपेक्टेड से बहुत ज्यादा थे। इस वजह से इलेक्शन कमीशन को 97 पोलिंग बूथ्स पर रीपोलिंग करानी पड़ी थी। इस इलेक्शन के बाद भी नैरेटिव ऑलमोस्ट सेम था। जब जीत होती है तो सिस्टम को डेमोक्रेटिक जीनियस कहा जाता है और जब हार होती है तो ब्लेम पूरे सिस्टम पर डाल दिया जाता है। दोस्तों, यही पैटर्न आगे 1999 के इलेक्शन में भी दिखा। 13 अप्रैल 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए गवर्नमेंट लोकसभा फ्लोर टेस्ट में सिर्फ एक वोट से हार गई थी। गवर्नमेंट को 269 वोट्स मिले थे, जबकि 270 वोट्स ऑपोजिशन के साइड चले गए थे और इसी एक वोट के डिफरेंस से गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई थी। दरअसल 1998 में एनडीए सरकार AIADMK के सपोर्ट से बनी थी, लेकिन 1999 में AIADMK की लीडर जयललिता ने लास्ट मोमेंट पर अपना सपोर्ट वापस ले लिया। उस टाइम मीडिया और पॉलिटिकल सर्कल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स थी कि करोड़ में से एक वोट की इन्फ्लुएंस करने की डील हुई है। ये एलिगेशन डायरेक्टली कोलिशन पॉलिटिक्स और पॉसिबल हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ पॉइंट करते थे। इस पूरे सीन में सैफुद्दीन शोज, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे, उन्होंने क्रॉस वोट करके गवर्नमेंट के अगेंस्ट वोट दिया था। ये इंसिडेंट इंडिया की डेमोक्रेसी का मोस्ट नैरो और ड्रामेटिक गवर्नमेंट फॉल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, 2004 और 2009 के जनरल इलेक्शंस में भी कोलिशन पॉलिटिक्स का क्लियर असर दिखा। 2004 में कांग्रेस को सिर्फ 145 सीट्स मिली थी, जो अपने दम पर सरकार बनाने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन यूपीए अलायंस के थ्रू कांग्रेस ने 225 सीट्स का नंबर टच कर लिया, जिसमें लेफ्ट पार्टीज के 61 सीट का आउटसाइड सपोर्ट और SP, BSP, DMK जैसे पार्टी का क्रूशियल रोल था। पॉलिटिकल नेगोशिएशंस के दम पर ये पूरा कोलिशन साथ बना रहा और इसी वजह से मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने पूरे 5 साल तक सरकार चलाई। दोस्तों, यही कोलिशन मॉडल 2009 में और स्ट्रॉन्ग रूप में दिखा। इस समय कांग्रेस का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ था और पार्टी 206 सीट्स तक पहुंच गई, जबकि पूरा यूपीए अलायंस 262 सीट्स ले आया, लेकिन मेजॉरिटी फिर भी 50% से कम थी। लेकिन कोलिशन
स्टेबल था और इसी कंटिन्यूटी की वजह से मनमोहन सिंह दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने। और बीच में जब 2008 का इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील का इशू आया तब लेफ्ट पार्टीज ने सपोर्ट वापस ले लिया, लेकिन यूपीए ने तुरंत एसपी जैसे पार्टीज का नया सपोर्ट लेकर अपनी सरकार बचा ली। और इस तरह 2004 से लेकर 2009 तक यूपीए ने कोalition अरिथमेटिक को बैलेंस करके अपनी गवर्नमेंट स्मूथली चलाती रही। अब आते हैं 2015 के दिल्ली इलेक्शन पर। 2015 में आपने 70 में से 67 सीट्स जीतकर एक हिस्टोरिक लैंडस्लाइड्स क्रिएट किया था। मतलब लगभग 96% सीट्स एक ही पार्टी के पास चली गई। वोट शेयर भी 54.5% के आसपास था, जो सिटी लेवल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा मैंडेट माना जाता है। ये रिजल्ट इतना वन साइडेड था कि सबको शॉक लगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त कांग्रेस ने कहीं भी ईवीएम हैकिंग या सिस्टम रिग्ड जैसे एलिगेशंस नहीं लगाए, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट उनके पॉलिटिकल नैरेटिव से कन्फ्लिक्ट नहीं करता था। यानी दोस्तों, हिस्ट्री में क्लियरली शो करती है कि इंडियन इलेक्शंस में लैंडस्लाइड विक्ट्रीज कोई नई या अनयूजुअल बात नहीं है। 1952 हो, 1957, 1971 या 1984, कई बार एक पार्टी को मैसिव मेजॉरिटी मिली और उस वक्त इसे हमेशा पब्लिक का डेमोक्रेटिक मैंडेट ही माना गया। आयरनी ये है कि सिस्टम पर डाउट वाला नैरेटिव तभी पॉपुलर होता है जब रिजल्ट किसी एक साइड के फेवर में नहीं होता। जब आज कांग्रेस डेमोक्रेसी खतरे की बात करती है, लेकिन सच ये है कि डेमोक्रेसी पर रियल क्राइसिस तब था जब लोग बूथ कैप्चरिंग और लोकल वायलेंस के डर से वोटिंग सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाते थे। डेमोक्रेसी तब भी असली डेंजर में था जब 21 महीने तक इमरजेंसी लगी रही, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए और 1 लाख से ज्यादा लोग बिना किसी ट्रायल के जेल भेज दिए गए। वो एरा इंडिया के लिए एक ऐसा फेज था जहां पूरा देश एक पॉलिटिकल जेल में कन्वर्ट हो गया था और पब्लिक की आवाज को सप्रेस कर दिया गया था। लेकिन आज का भारत एक कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर दिखाता है। अब लोग बिना किसी डर के घर से निकलकर वोट डालते हैं, लंबी लाइंस में पेशेंटली खड़े रहते हैं और फ्रीली अपनी गवर्नमेंट चूज करते हैं। 2019 इलेक्शन में 67% वोटर टर्न आउट रिकॉर्ड किया गया, जो उस टाइम तक का हाईएस्ट नेशनल पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड था। यही डेमोक्रेसी की असली स्ट्रेंथ है, पब्लिक का फियरलेस और फ्री पार्टिसिपेशन, जो प्रूव करता है कि डेमोक्रेसी जिंदा और स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि लोग अपने राइट का यूज बिना प्रेशर के कर रहे हैं। दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि वोट चोरी हुआ है तो उनसे आप बस एक सिंपल सा सवाल पूछना, वोट चोरी कौन सा वाला? 1946 वाला जहां नॉमिनेशंस इन्फ्लुएंस से चेंज हो जाते थे, 1975 वाला जहां कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लगा दी गई, 1980 वाला जब बूथ्स पर कब्जा होता था, 1989 वाला जहां हार के बाद ब्लेम सीधा सिस्टम पर डाल दिया जाता था, या 1999 वाला जब एक वोट से गवर्नमेंट गिरने के बाद एलिगेशन स्टार्ट हुए थे। दोस्तों, रियलिटी ये है कि इंस्टीट्यूशंस को ब्लेम करना कांग्रेस का एक पॉलिटिकल नैरेटिव टूल रहा है, जो टाइम टू टाइम तब यूज होता है जब रिजल्ट उनके फेवर में ना हो। हिस्ट्री फैक्ट्स हाइड नहीं करती, लेकिन नैरेटिव्स अक्सर पॉलिटिकल कन्वीनियंस से बनाए जाते हैं। किसी भी क्लेम को ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन रिकॉर्ड्स, कोर्ट जजमेंट्स और ऑथेंटिक हिस्ट्री सोर्सेज से वेरीफाई करना जरूरी होता है। और एंड में अब मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ जीत या हार नहीं है, बल्कि लोगों के वर्डिक्ट को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना भी है। आप या तो ओल्ड नैरेटिव से कंफ्यूजन चुन सकते हैं या फैक्ट से क्लैरिटी। फाइनल डिसीजन हमेशा पब्लिक का होता है और डेमोक्रेसी उसी डिसीजन से स्ट्रॉन्ग बनती है। जय हिंद, जय भारत।